नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसमें पढ़ा हमने कि उसकी स्थापना किसने की, उसको किस किसने नष्ट किया। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे विश्व के दूसरे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे हम कि इसकी स्थापना किसने की, इसको नष्ट किसने किया, इसकी संरचना क्या थी आदि विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पढ़ेंगे हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव और सुल्तानगंज के मध्य अंतिचक नामक गांव में, जहां पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की, इसे ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इसका शासनकाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के मध्य रहा। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इस महाविहार का संरक्षण प्रदान करते रहे। धर्मपाल ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 108 मुख्य आचार्य और 108 अन्य आचार्यों की इसमें नियुक्ति की। इस विश्वविद्यालय का विक्रमशिला नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि धर्मपाल ने उत्तर भारत को जीत लिया था, इसलिए उसने विक्रमशील की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है मजबूत शील वाला। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी गौरी के सेनानायक बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। यहाँ एक स्तूप नष्ट होने से बच गया था, जिसको सैलानी दूर दूर से देखने आते हैं। यह अनुपम बौद्ध विहार था, जिसके पुरावशेष आज भी इसकी पुरातन गाथा को बयान करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन ने सुल्तानगंज के निकट होने का अंदेशा जताया था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों को बुद्ध प्रतिमा मिली थी, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। इसका उत्खनन सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय ने 1960 से 1969 के बीच करवाया था। बाद में पुरातत्व विभाग ने 1972 से 1982 के बीच इसका उत्खनन करवाया, जिसका श्रेय BS वर्मा को जाता है। इसकी खुदाई में बहुत बड़ा वर्गाकार महाविहार प्राप्त हुआ, जिसके मध्य में एक क्रूसाकार स्तूप, एक पुस्तकालय और मनुती स्तूपों का समूह मिला। इस महाविहार के उत्तर में अनेक बिखरी हुई इमारतें हैं। यह महाविहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था, जो वर्गाकार इमारत थी, जिसका प्रत्येक किनारा 300 मीटर का था, जिसके चारों ओर 52 मीटर की 208 कोठरियाँ थी, जो एक ही बरामदे में खुलती थी। इस महाविहार के मध्य में 2 स्तरों वाला क्रूसाकार स्तूप मिला है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। इसके चारों कक्षों में बुद्ध की बैठी हुई भूमि स्पर्श मुद्रा में विशालकाय प्रतिमा मिली, जो खंडित रूप में मिली। स्तूपों के चारों ओर टेरिकोटा की मूर्तियां मिली, जो बुद्ध धर्म को प्रदर्शित करती हैं। महाविहार के दक्षिणी पश्चिमी कोने में एक आयताकार इमारत है, जो कि पुस्तकालय है। उत्खनन में एक ग्रंथागार के अवशेष भी मिले हैं, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जो काफ़ी समृद्ध रहा होगा। भोजपत्रों और ताड़पत्रों के ग्रंथों को नष्ट होने से बचाने के लिए इसमें शीतोष्ण व्यवस्था की गई, यानी कि यह ग्रंथागार एयर कंडीशन था, यानी कि गर्मी में ठंडा था और ठंड में गर्म रहता था। इसके दोनों दीवारों के बीच पानी भरा रहता था, जो तापमान को सामान्य करता था। यहाँ पर लगभग 160 विहार थे, जिनमें विशाल प्रकोष्ठ बने हुए थे। इस विश्वविद्यालय में भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह देश विदेश से लोग अध्ययन करने आते थे। यहाँ करीब अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 3000 थी। जिनको पढ़ाने वाले आचार्य थे, उनकी संख्या लगभग 300 के आसपास थी। यहाँ के कुलपति को 6 विद्वानों की एक समिति मिली थी, जिसका काम परीक्षा, प्रवेश और अनुशासन आदि का प्रबंध करना था। यहाँ भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह जो प्रवेश होता था वो कठिन परीक्षा के आधार पर ही होता था। इसमें 6 प्रवेश द्वार थे, जो 6 विद्वान आचार्यों के अधीन थे, यानी कि 6 स्तरों पर विद्यार्थी की परीक्षा होती थी और इन सभी को पास करके तब जाकर इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण,
न्याय आदि दर्शन का अध्ययन होता था। इसके केंद्रीय भवन को विज्ञान भवन कहा जाता था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध मत की एक शाखा वज्रयान का प्रमुख केंद्र था। नालंदा की भांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बौद्ध जगत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इसके विद्वानों में आतिश दीपांकर श्री ज्ञान प्रमुख थे, जो ओदंतपुरी के छात्र थे और यहाँ आकर उन्होंने अध्यापन शुरू किया। इन्होंने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। तिब्बत के शासक ने 11वीं शताब्दी में इनको तिब्बत में आमंत्रण किया बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। उनके आमंत्रण को स्वीकार कर दीपंकर तिब्बत जाते हैं और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार करते हैं। उन्होंने कई ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह विशाल था। बंगाल के शासक यहाँ की शिक्षा समाप्त होने के बाद उपाधियाँ प्रदान करते थे। जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षित क्षेत्र 80 एकड़ में फैला था, जबकि विक्रमशिला का 100 एकड़ में विस्तारित था। लेकिन छात्र, शिक्षक, मठ और चैत्यों की संख्या के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला से बड़ा था। जहां नालंदा विश्वविद्यालय में 325 कमरे थे और 6 चैत्य थे, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 208 कमरे थे और 4 चैत्य थे। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। अब तक हुए उत्खनन में प्राप्त भग्नावशेष को देखने से ऐसा लगता है इसे बड़ी बर्बरतापूर्वक नष्ट किया होगा। आज पढ़ा हमने विश्व के दूसरे सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।